अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशमीन जमाल। नए साल की आमद पर दुनिया में दीगर अक़वाम की तरह पाकिस्तानी कौम भी बेहतरी की उम्मीद लगा रही है। जहां पाकिस्तानी कौम की यह ख्वाहिश है कि ये नया साल पाकिस्तान और उसकी तरक्की के लिए मिसाली हो, वहीं उनकी ये भी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में सियासी और माशी इस्तेहकाम भी आए। जहां 2026 का साल नई उमंगों और उम्मीदों से भरा हुआ है, वहीं इसकी आमद कुछ अहम सवालात के जवाबात की मुतलाशी भी है। 2026 का सबसे अहम सवाल तो यही है कि क्या हमारे मुल्क का सियासी दर्जा हरारत कम होगा या नहीं। लेकिन इस सवाल का जवाब जानने से पहले हमें कुछ मजीद सवालात के जवाबात दरकार होंगे, जो कि साल के सबसे अहम सवाल का जवाब जानने में मददगार साबित हो सकते हैं। खबर रखने वाले कहते हैं कि 2026 का साल पाकिस्तानी सियासत में खासा अहम साबित होगा, क्योंकि ये साल तय करेगा कि क्या पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का इत्तेहाद बरकरार रह पाएगा या नहीं। तकरीबन 2 साल इस इत्तेहाद में हमने देखा है कि दोनों जमातों में हल्की फुल्की नोक झोंक चलती रही है, लेकिन ऐसा कोई बड़ा तजाद या मसला हमारे सामने नहीं आया है। जहां बात ज्यादा बिगड़ने लगती, वहां दोनों जमातों की सीनियर क़यादत मैदान में कूद कर अफ़हाम व तफ़हीम का रास्ता इख्तियार कर लेती। 2026 में 28वीं तरमीम की खबर एक बार फिर से गर्दिश कर रही है। गो के हुकूमत की जानिब से इस हवाले से कोई लबकुशाई नहीं की जा रही है, लेकिन खबर रखने वाले बताते हैं कि इस तरमीम पर बड़ी तेजी से काम जारी है और ये तरमीम यकदम मंजर आम पर आएगी और मंजूर भी करवा ली जाएगी। 28वीं तरमीम करना हुकूमत की मजबूरी है, जबकि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का मौक़िफ़ इस हवाले से बिल्कुल वाज़ेह है कि मौजूदा पार्लियामेंट से 2 से ज्यादा तरमीम करवाने के हक में नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। यानी 28वीं तरमीम एक ऐसी ज़र्ब है जो कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के इत्तेहाद को पारा पारा कर सकती है। यहाँ ये बात जहन में रहे कि पीपल्स पार्टी की हुकूमती इत्तेहाद से अलहदगी पर हुकूमत को अब किसी किस्म का कोई खतरा लाहक नहीं होगा, क्योंकि हुकूमत के पास कौमी असेंबली में पहले ही सादा अक्सरियत मौजूद है। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी हुकूमती इत्तेहाद से निकलती है तो इससे यह जरूर होगा कि ऑपोजिशन मजबूत हो जाएगी। वो ऑपोजिशन जो कि फिलहाल बिखरी हुई है और बटी हुई नजर आ रही है। ऑपोजिशन की सबसे बड़ी जमात तहरीक इंसाफ की बात करें तो गुज़िश्ता 1 साल में पीटीआई में बेपनाह इख्तिलाफात मंजर आम पर आए। इन्हीं इख्तिलाफात के बायस पार्टी बाकायदा धड़ों में मुनकसिम हो चुकी है और पार्टी में नज़्मो ज़ब्त सिर्फ नाम का ही बचा है। उन्हीं इख्तिलाफात और इल्जाम तराशियों के बायस अली अमीन गंडापुर को वज़ारत आला के मनसब से निकाला गया। पार्टी बयानिया में अलीमा खान का किरदार वाज़े उभर कर सामने आया, जबकि पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का किरदार कहीं छुप कर रह गया है। आज भी बैरिस्टर गौहर के मौक़िफ़ और अलीमा खान साहिबा के मौक़िफ़ में वाज़ेह तज़ाद मौजूद है। बैरिस्टर गौहर स्ट्रीट मूवमेंट के बजाय मुज़ाकरात करने को ऐसा नजर आ रहा है कि तरजीह देते हैं। बयानिया में तज़ाद और आपसी इख्तिलाफ के बायस तहरीक इंसाफ गुज़िश्ता साल कोई खातिर खास सियासी कामयाबी है वो भी हमने देखा कि हासिल नहीं कर सकी। तो सवाल ये है कि पार्टी के अंदर इख्तिलाफात और तकसीम के इस माहौल में क्या तहरीक इंसाफ इस साल किसी बड़े सियासी हदफ को हासिल करने में कामयाब हो पाएगी। इस सारी सियासी सूरत हाल में हुकूमती जमात मुस्लिम लीग नून फाते नजर आ रही है। ना उन्हें पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद से अलग होने से अब कोई फर्क पड़ता है और ना ही ऑपोजिशन से, क्योंकि इस वक्त सिविल मिलिट्री बैलेंस उनके हक में है और उनका एक पेज जल्द फटने का कोई इम्कान भी नजर नहीं आता। ये कुछ इशूज हैं। ये सारा जो मैंने सिनारियो बिल्ड किया इसलिए भी किया कि जो एक पॉलिटिकल डेडलॉक है वो भी अभी अपनी जगह पर मौजूद है। मजीद एहतजाज की बातें भी हो रही हैं। एहतजाज को लेकर जो ज़बान इस्तेमाल की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, वो थ्रेटनिंग लगती है और उसको रोकने के लिए जो ज़बान इस्तेमाल की जा रही है वो उससे ज़्यादा खतरनाक लगती है। तो ये कुछ सिचुएशंस हैं, कुछ सवालात हैं, इन पर बात करेंगे। हमें इन सभी इशूज़ पर बात करने के लिए प्रोग्राम में ज्वाइन के सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के मेंबर है नेशनल असेंबली के शेख आफ्ताब अहमद साहब ने। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। वज़ीर कानून है खैबर पख्तूनख्वा के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आफ्ताब आलम खान साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका भी, आपके वक्त के लिए। सीनियर सियासतदान है, मेंबर है नेशनल असेंबली की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा शैला रजा साहिबा भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया शैला रजा साहिबा आपका भी, आपके वक्त के लिए। मैं शैला साहिबा अगर आप ही से गुफ्तगू का आगाज कर लूं, इस वक्त एक जो पूरी सिचुएशन है, सबसे पहले तो ये कयास आराइयां फिर से क्यों सर उठा रही हैं? ऐसा ये मैं कुछ लोग जो खबर रखते हैं और बात करते हैं खबर पर, उनको हम ये कहता हुआ सुन रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के बीच शायद कोई अब वाज़ेह दरार आ सकती है और वजह उसकी 28वीं तरमीम बनेगी। जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग इसलिए साथ चल रहे हैं कि जब COD हुआ और उसके बाद उसकी भी कुछ खिलाफ वर्जियाँ हुई, तो उसके बाद भी सियासतदानों ने बहुत कुछ सीखा और उसके बाद क्योंकि दोनों के मैनिफेस्टो में फ़र्क है, दोनों की आइडियोलॉजी में फ़र्क है, तो उसके बाद पीपल्स पार्टी ने ये डिसाइड किया कि पार्लियामेंट को ताला नहीं लगना चाहिए और पार्लियामेंट को चलना चाहिए। पहले PTI को दावत दी, जब उन्होंने कबूल नहीं की तो नून लीग को दी। दोनों के लिए यही था कि हम ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट लेंगे, क्योंकि हमारा मैनिफेस्टो में डिफरेंस है। लेकिन एक बात जो दोनों का माहिदा था वो बहुत सोचने और समझने वाला है
कि दोनों पार्टीज ने इस बात पे इत्तफाक किया कि जब हुकूमत कोई भी कानून पास करेगी तो उसको उस वक्त तक पास नहीं करेगी अनटिल अनलेस जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो लेजिस्लेशन कमेटी है वो भी उसे पास ना करते। तो इस वक्त तक जितनी लेजिस्लेशन हुई है और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुई हैं वो पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिल के की हैं। अब अगर नून लीग ये समझे जो लोग कह रहे हैं तो फिर भी उसे सेनेट में वो मेजॉरिटी नहीं है कि सेनेट से वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास कर लेगी। और नून लीग को भी पता है कि जब वो कानून साजी कर रहे हैं तो हम भी उसमें एक पॉजिटिविटी ला रहे हैं और कानून जो है कोई भी वो सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाता है, लेकिन एक अच्छा कानून वो होता है जिसमें कम से कम डिसेंटिंग वॉइस हो। मुआहदे की जो आप बात करिए ना पीपल्स पार्टी के, वो तो आपकी जमात की बहुत से सीनियर लोगों ने उससे इजहार लाइल में किया। उन्होंने कहा कि हमें तो पता ही नहीं है मुआहदा है क्या। अच्छा, फिर कुछ ने नाराजगी का इजहार भी किया। उन्होंने कहा जो था उसको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो मानने से इनकारी है, वो तो मानते ही नहीं, हमारे मुआहदे को फॉलो नहीं करते उसको। अच्छा, मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए ये तो था असेंबली लेवल का माहिदा। कुछ बातें जो हैं वो सूबाई लेवल पे की गई थी जिसमें बहुत छोटी छोटी बातें हैं, जिसमें ये था कि पंजाब में जिन सीटों पर पीपल्स पार्टी जीतेगी और सिंध में जिन सीट्स पे नून लीग जीतेगी तो जब आप डेवलपमेंट वर्क करेंगे तो उस सीट से हमारे भी एक रिप्रेजेंटेटिव को मशवरे में शामिल कर लीजिएगा, जिसको लोग डीपीओ और पता नहीं किस तक ले गए। तो ये एक बात है, क्योंकि जब हम कॉन्स्टिट्यूएंसी में रह रहे होते हैं तो उसकी ज्यादा हमें मसाइल पता होते हैं। तो अगर हम उस कमेटी में शामिल हो जाएं कि जब आपका एमएनए एमपीए कोई आपको डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम दे तो उसमें अगर हमारी भी राय शामिल हो या आपकी राय सिंध में शामिल हो तो वो अच्छा रहेगा। ये इतनी सी बात थी और जाहिर है इस पे अमल नहीं हुआ और बहुत सारी गैर सियासी कुछ इस तरह की बातें हुई कि जिसमें मैंने देखा कि पिछले अब ये जो साल गुजर गया उसमें जरा तलखी आई, लेकिन फिर बड़ों ने बैठ के उसको सही किया। चले, क्योंकि इख्तिलाफात की बात हो रही है आफ्ताब आलम साहब, तो मैंने तो शैला साहिबा से गवर्नमेंट और इत्तेहादी जमात के इख्तिलाफ की बात की। आपसे आपकी अपनी जमात के इख्तिलाफ का पहले सवाल कर लूं, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त क्या कोई कंफ्यूजन दिखाई देती है? ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की जो एक पॉलिसी है उसके अंदर भी इख्तिलाफ है। बैरिस्टर गौहर जो है वो लगता है मुज़ाकरात को प्रमोट करने की बात करते हैं, शेख वकास अकरम उसके खिलाफ बात करते हैं, अलीमा खान उसके खिलाफ बात करती हैं, आपकी जमात के दीगर लोग भी कुछ ऐसी अपोजिंग गुफ्तगू हम देखते हैं कि कर रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद कुछ लोगों को टारगेट करने की भी बात है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि जो मुलाकातें नहीं हो रही, हमें अपनों की तरफ भी देखने की जरूरत है, हमारे अपने अंदर भी ऐसे मसाइल और ऐसे लोग हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस पूरी सिचुएशन के अंदर। कौन से लोग हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और आप लोगों की खान साहब से मुलाकात नहीं होने दे रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आपका बहुत शुक्रिया जी। इसमें इस तरह है कि आपने पार्टी के अंदर इख्तिलाफात की बात की, तो जहां तक पार्टी का ताल्लुक है, क्योंकि हमारी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, ये ना खानदानी पार्टी है किसी की के कुछ खानदानों तक महदूद हो और उसकी लीडरशिप जो है एक ही खानदान के पास हो, अनलाइक जो इस तरह जो ये हमारे रिस्पेक्टेबल पार्टिसिपेंट बैठे हुए हैं, तो इनकी पार्टीज आप देख लें, इनकी लीडरशिप जो है वो एक ही खानदान से हुआ करते हैं, बल्कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है पिवरली, जो मैं समझता हूँ कि किसी भी तरीके से डेमोक्रेटिक नहीं है। इवन मौलाना साहब की पार्टी आप देख लें, ये नून लीग तो खैर वो तो कुछ वहां तो बादशाहत है। जहां तक इनके मेन लीडरशिप की बात है तो वो भी एक मखसूस लोग हैं। आप देख लें पिछले 40-50 साल से वही लोग जो हैं बार बार और रोटेट हो रहे हैं। तो अनलाइक हमारी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, हमारे पास तकरीबन 90 का हो और दूसरा घर जो है वो 50,000 लोगों का हो, तो उसमें फर्क होता है। वहां पे खामखा में ये डिसिप्लिन के मामला बाकी मामला जरूर होंगे। जहां तक ताल्लुक है, आपने बैरिस्टर साहब हमारे मोहतरम हैं, हमारे बड़े हैं, हमारे चेयरमैन हैं,
हमारे लीडर ने जो है उनको नॉमिनेट किया, तो मैं इतना कहूंगा कि देखिए उन्होंने अगर कोई स्टेटमेंट दिया है तो मेरे ख्याल में उसको कॉन्टेक्स्ट से हट के जो है यहाँ पे कोट किया जा रहा है या काफी जगहों पे कोट किया जा रहा है। इस तरह नहीं है। हमारी पार्टी में अल्हम्दुलिल्लाह डिसिप्लिन भी है। अच्छा, मिसाल यूसुफजई साहिबा ने भी सिमिलर बात की है। उन्होंने तो खैर ये कहा कि लिस्ट जब तक जो है वो अली जफर साहब देते थे तब तक मुलाकात हो जाती थी, अब सलमान अकरम राजा साहब देते हैं, अब मुलाकात बुशरा बीबी से भी बंद हो गई है, तो हम जबान नहीं खोलना चाहते, पार्टी डिसिप्लिन को तोड़ना नहीं चाहते, मगर कह बहुत कुछ सकते हैं। फिर सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो ने भी कुछ सिमिलर बात की है, ऑल्दो पता नहीं अब उनका स्टेटस क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, बट वो ये कहते हैं कि अली जफर हुकूमती शख्सियात से गले मिलते हैं, हमें फ्लोर नहीं मिलता, हमारे पार्लियामेंट्री लीडर जो है वो एहतजाज ही नहीं करते। तो ऐसा लगता है कि वो भी सेनेटर अली जफर जो है उन पर हुकूमत से मिले हुए होने का इल्जाम लगा रहे हैं। देखिए, अभी इंडिविजुअल कमेंट जो है उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन जहां तक ताल्लुक है हमारी लीडरशिप का या उनकी अहकामात का, पार्टी में फॉलो अप का, या पार्टी में एक हमारा एक चेन ऑफ कमांड है तो उसको ओबे भी किया जाता है। खासतौर पे मेरे अपने सूबे के हवाले से जो है हमारे चीफ मिनिस्टर साहब के साथ जो है पैरेलल हमारे सूबाई सदर जो है उनके अहकामात माने जाते हैं। ठीक है सर, लेकिन जो बात आप कर रहे हैं इसमें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कुछ नहीं है सर। नहीं सर, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कुछ नहीं है। बैरिस्टर गौहर जो है वो अगर कहें कि अडियाला जेल के बाहर खड़े होकर एहतजाज करने पर मजबूर है, मुलाकात नहीं होती, इसमें अपनों का हाथ है, तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्या है सर? इसका मतलब है कि कोई तनाव है पार्टी के लोगों के अंदर। मैं आपकी जानिब आती हूँ, जरा शेख आफ्ताब साहब मौजूद है, उन्हें गुफ्तगू में शामिल करूँ। सिंस अपनी पार्टी के उससे मैंने ओवरव्यू से शुरू किया सर सबसे, तो आपसे भी सर आपकी पार्टी के हवाले से ही शुरू कर लेते हैं। 2025 में तो सर हमें नवाज शरीफ साहब जो है वो नहीं दिखे मुल्क की सियासत के अंदर, बस यही सुना कि सुपरवाइज कर रहे हैं चीजों को, वो भी पता नहीं कितना क्या था उसके अंदर, क्या मामला था। आपको लगता है कि इस वक्त जो पॉलिटिकल डेडलॉक है उसके अंदर एक तो ये कि बड़े मियां साहब का कोई रोल हो सकता है, और 2026 में आप समझते हैं या आप क्या बताएंगे हमारे व्यूअर्स को कि हमें नजर आएंगे नवाज शरीफ साहब ज्यादा मुल्क की पॉलिटिक्स के अंदर एक्टिव? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया। देखिए, बात यह है कि ये एक इत्तेफाक की बात है कि इस वक्त जो मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं अटक की सीट से मुंतखब होकर मैंने गया हूँ वहाँ पर, और ये मैं पहली दफा इलेक्ट हुआ। ये मेरी 7वीं बार है कि मैं मुसलसल 1 दफा MP और 6 दफा MNA इलेक्ट हो चुका हूँ इस हल्के से। ये सब उस पाक का करम है, क्योंकि अभी पाक है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं या मेरी पार्टी का कोई कमाल नहीं। देखिए जी, बात यह है कि नवाज शरीफ साहब इस पार्टी के फाउंडर हैं। उन्होंने एज ए चीफ मिनिस्टर पंजाब आकर ये पार्टी बनाई, फिर इस पार्टी का फैलाव हुआ, और करते करते 97 में नवाज शरीफ साहब की फेडरल गवर्नमेंट में भी गवर्नमेंट थी, और यहाँ पर 2/3 मेजॉरिटी थी, और फिर 4 सूबों में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत थी। बहरहाल 99 में हालात ने पलटा खाया, ये एक लंबी दास्तान है। वो यहाँ अटक किले में आ गए, यहाँ पर जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा उसको बार बार याद क्या करना। वो एक जुल्म की दास्तान थी जो इस खानदान पर ढाई गई। मैं उसका ऐनी शायद हूँ। सर, मैं आपको इंटरप्ट करना चाहती थी, लेकिन सर मैंने तो आज के कॉन्टेक्स्ट में सवाल पूछा ना, ये जुल्म की दास्तान की वजह से मियां साहब खामोश हैं। सर, ये जुल्म इस मुल्क के किस सियासी लीडर के ऊपर नहीं हुआ? अभी भी एक सियासी लीडर इस वक्त कैद में है। मैं कहता हूँ कि किसी पर नहीं होना चाहिए। बात यह है कि देखिए, कोई अदारा हो, पॉलिटिशियंस हो, कोई भी किसी एक दूसरे पर जुल्म तशद्दुद न करे। अब हमें इन चीजों से बाहर निकलना होगा। अब देखें ना कि यहाँ पर ये आफ्ताब आलम साहब ये कह रहे थे कि ये एक खानदानी पार्टी है। अब अगर ये खानदानी पार्टी है तो सारे लोग इलेक्ट होके आते हैं, सबकी अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, सब अपने लोगों के पास जाते हैं, वोट हासिल करके आते हैं। और ये मैं समझता हूँ कि एक पॉलिटिकल राइट है हर आदमी का। अगर बाप एक MNA बनता है और उसकी जगह जो बेटा बनता है वो उसका कोई नामी तो नहीं होता। तो लेकिन वो कैसे इलेक्ट होके आते हैं? आपको पता है कि इसके ऊपर भी बड़ी कंट्रोवर्सी और एतराज है ना कि ये लोग कैसे इलेक्ट होके आते हैं। लेकिन बाकी आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया
कि मियां साहब जो है वो क्यों एक्टिव नहीं थे, क्या एक्टिव होंगे। लेकिन मुझे मेरी बात सुने, मियां साहब एक्टिव हैं इस वक्त भी। नून के अंदर जो गवर्नमेंट चल रही है, फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई गवर्नमेंट, जिसमें मरियम नवाज साहबा वज़ीर आज़म हैं। सर मुझे एक ब्रेक लेनी है, मैं ब्रेक से वापस आके मजीद इस पे बात करती हूँ। लेकिन सर आउट ऑफ टोटल रिस्पेक्ट फॉर यू आप कहते हैं तो मैं मान लेती हूँ, वैसे मानने वाली बात नहीं है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो इस मुल्क की सियासत में एक्टिव है। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आके कुछ और इशूज भी उन पे बात करेंगे। हमारे साथ रहिए जी। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात करें इस वक्त जो मुल्क में मौजूदा सियासी सूरत हाल है। शैला रजा साहिबा, जहां पर पॉलिटिकल डेडलॉक है, कहीं ना कहीं से मुज़ाकरात की जो है वो बातें भी हम सुन रहे हैं, मुज़ाकरात की तरफ भी मैं आती हूँ। वहीं पर हम एट द सेम टाइम एहतजाज की तैयारी हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं वो कर रहे हैं, हम एहतजाज की बातें भी सुन रहे हैं। बिलखुसूस 8 फरवरी को लेकर वो कह रहे हैं कि हम मुल्कगीर एहतजाज करेंगे। अच्छा, इस सारे के बीच में हमने देखा कि चीफ मिनिस्टर KPK जो हैं वो एक मोबिलाइजेशन मुहिम, ऐसा लगता है कि अपनी पार्टी को दोबारा जो है वो मोबिलाइज करने की एक अटेम्प्ट कर रहे हैं। पंजाब का दौरा वो कर चुके हैं। उन्होंने ट्वीट किया है कि कराची सिंध तैयार हो, मैं इमरान खान का पैगाम लेकर आ रहा हूं। थोड़ा सा पहले मुझे ये बताएं कि क्या सिंध में भी उनके साथ वही सलूक होगा जो पंजाब में हुआ? पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ। देखें, 2 तरह के लोग सियासत करते हैं। एक वो होते हैं जो कहीं गमले में खिलते हैं, जिनको ऑप्शन के तौर पर इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जिनके लिए सिस्टम बिठाकर बनाया जाता है, जिनके बिल्स तक पास कराने के लिए उनके मेंबर्स को फोन किए जाते हैं, जिनके लिए मुख्तलिफ पार्टीज से तोड़ के उनके पास लोग बिठाए जाते हैं। एक दूसरे सियासी लीडर्स होते हैं जो अपनी पार्टी बनाते हैं किसी नजरिए के तहत, और फिर वो रहें या न रहें उनका नजरिया आगे बढ़ता है, और नजरिए ही को लेकर उनका खानदान भी और उनके तमाम लोग मुतासिर होते हैं। वो 44.5 साल बाद भी अगर एक लाइन आए उनके जुडिशल मर्डर के लिए तो लोग रोते हैं और अफसोस करते हैं कि कैसा लीडर हमारे हाथ से चला गया, क्योंकि वो नजरिए के साथ होते हैं। तो नजरिए को लेके चलना मैं समझती हूँ कि हमारी रिवायत भी है और हम इसी पे चलते हैं, और ये तरीका है सियासत का नजरियाती कि सबसे पहले घर से सपोर्ट आती है, अगर वो शख्स शहीद हो जाए, मार दिया जाए, उसी के घर के लोग आगे लेके उस नजरिए को चलते हैं। जवाब में कह रही है कि आप कह रही हैं PTI गमले में खिली है। मैं मुझे अपनी बात कहने का राइट है, मुझे अपनी बात कहने का राइट है। अगर आपके पास नजरिया नहीं है तो आप खुद परस्त हैं और अपने लोगों को अपने पीछे लगाए रखेंगे, ना उन्हें असेंबली में काम करने देंगे, ना कहीं, आप सिर्फ अपनी जात की पॉलिटिक्स करेंगे। ऐसे लोगों को कहते हैं कि नरगिसियत का शिकार है, नार्सिसिज्म का। और इस तरह के लोग अगर सियासतदान हो जाएं तो वो एक कल्ट क्रिएट करते हैं और अपने पीछे वो लेके चलते हैं। आपने एक जुमले में नार्सिसिस्ट, आप साइकोलॉजी को पढ़ लें, बगैर नजरिए के सेल्फ। अब दूसरी बात जो मैं PTI को, जी देखिए, मैं वो बात कर रही हूँ जो मैंने पढ़ी है। मैंने फिजियोलॉजी में मास्टर्स किया और उसके अलावा मेरे साथ 2 सेमेस्टर में साइकोलॉजी भी थी। तो ये 2 फर्क होते हैं। अब मुझे ये बताएं कि अगर ये लोग अपना जो भी और एक ऑप्शन, अब एक ऑप्शन, अब दूसरी जो आपने बात की जी, सिंध के का वेलकम बताइए। देखिए, जो भी पाकिस्तान में रहता है या दुनिया के किसी मुल्क में रहता है, उसका राइट है कि अपने पूरे मुल्क में जाए, अपना पैगाम लेकर जाए, और कानून और आइन के मुताबिक उसको जो भी मूवमेंट करनी है करे। मोस्ट वेलकम, उन्हें करना चाहिए। उनको चाहिए कि अगर उनकी पार्टी का कोई नजरिया है तो वो उसके लिए बिल्कुल जाएं, लोगों को बताएं, अपने लोगों को। और रही बात खानदानी उसकी, तो अमीन गंडापुर भी MNA, उनका भाई शहराम तरकई भी, उनके वालिद भी, अभी शहरनाज किसी की बीवी थी, और अब जो है वो उनकी बहनें भी पॉलिटिक्स करती हैं, वाइफ भी करती हैं। और रही बात जुल्म सितम की, तो देखिए तमाम वजीर आजम पे तो वाकई जुल्म सितम हुआ है, लेकिन ये बाकायदा कन्विक्टेड है 190 मिलियन पाउंड के, इन पे कोई जुल्म नहीं हुआ। माशाल्लाह से बहुत बड़ी बैरिक है, खाने का अच्छा बिल सब आता है। तो ये कोई ऐसी बात नहीं, आपने जवाब लेती हूँ, लेकिन ये भी हमें माइंड में रखना चाहिए कि सारे वज़राए आज़म किसी ना किसी पॉइंट पे कन्विक्टेड रहे हैं इस मुल्क के अंदर। बाद में बताया जाता रहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं, आपकी मालूमात गलत है। कन्विक्शन किसी को नहीं हुई, और जरदारी साहब बगैर कन्विक्शन के, बगैर किसी उसके 13.5 साल जेल में रहे। मैं प्रेसिडेंट जरदारी की तो बात ही नहीं करी, मैं तो पूरी दुनिया की तारीख है। प्रेसिडेंट जरदारी की बात नहीं करी, मैं नवाज शरीफ साहब की बात करी थी। खैर, लेकिन एनीवे, आफ्ताब आलम साहब, सर ये बहुत सारे, ये तो मैंने लिस्ट लिखना शुरू की, बड़े सारे लफ्ज उन्होंने आपको नार्सिसिस्ट कहा, उन्होंने कहा ये कल्ट है, उन्होंने कहा इनका कोई नजरिया नहीं है,
ये गमले में खिले हुए हैं। तो इस तरह के लोग जो है वो इस तरह की बातें ना करें। पॉलिटिक्स नहीं आती आप लोगों को। देखिए, अब यही तो फर्क है अब एक सियासी पार्टी में, सियासी वर्कर में, और एक डायनेस्टिक पॉलिटिक्स में, और जिस तरह के ये लोग जो हैं मुसल्लत हैं पिछले 50 सालों से इस मुल्क के ऊपर, और किन्होंने मुसल्लत किए ये सारी कौम को पता है। ये सारी कौम को पता है कि किन्होंने मुसल्लत किया, किन्होंने लॉन्च किया। और जहां तक इन्होंने बात की है इमरान खान साहब की या उनकी पार्टी की, तो खान साहब ने पार्टी 96 में बनाई थी और 2013 में जो है जाके उनको फर्स्ट टाइम एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो मिली है, किसी ने खैरात में नहीं दी है। यहाँ उन्होंने, और उनकी आप मेजॉरिटी या मैंडेट देख लें तो उस टाइम खैबर पख्तूनख्वा में आउट ऑफ 99 सीट्स जो है हमें सिर्फ और सिर्फ 27-28 सीट्स मिली थी। तो देखें, पार्टी ने इवॉल्व किया विद द पैसेज ऑफ टाइम। इनकी तरह नहीं है कि वो आए हैं, उन्होंने आते साथ जो है एक मुल्क तोड़ा, वो कायद का मुल्क तोड़ा, और क्या कुछ नहीं किया। इसके साथ इधर तुम और उधर हम, और जो जुबान की जहरे जो इन्होंने उगली है, और जो जिस तरीके से इन्होंने सियासत की है, आप इनका बैकग्राउंड देख लें कि इनकी क्या हैसियत है। कैसीनो में टिकट करने वाले लोग जो है वो आज अरबोपति है, वो आज करबोपति है, वो आज देखें ये मॉडल शॉडल जो पकड़ी गई है, जो $1,000,000 से लेकर गए ये लोग, इसका कौन जवाब दे। और जहां तक ये कुर्बानियों की बात कर रहे हैं कि 13 साल हमने जो है जेलें गुजारी, तो कुर्बानियां जो है वो ये डील करके फिर निकले। हम इंशाल्लाह डील नहीं करेंगे। नहीं कह सकते कि वो डील करके निकले, लेकिन ये जो बात शहला साहिबा ने की है कि आप लोग जो निकलेंगे और इस मुल्क को हकीकी आजादी दिला कर देंगे। जो आप लोगों ने और आप लोगों के बीट पे पीछे जो आप लोगों के हैं, जो आपकी बैक पे हैं, आपकी सब पार्टियों के, आज आप इनकार कर रही हैं हुकूमत से। आया ये हुकूमत ये बेनिफिशियरी नहीं है। आफ्ताब साहब गुजारिश सुन लीजिए ना, गुजारिश सुन लीजिए। जो बात आप कर रहे हैं हाउस में किसने बाजार गर्म किया, एमएनएस की मंडी किसने लगाई? ये अपने आप को जमहूरी लोग कह रहे हैं। ये तो इमरान खान के खौफ का शिकार है। ये उनके नाम से कतराते हैं, तरतराते हैं। ये क्या खाक हमारा मुकाबला करेंगे? इनकी हैसियत, इनकी औकात हमें पता है। अच्छा चले, मुझे इजाजत दे, लेकिन ये जो बात आप पार्टी में, आफ्ताब साहब इजाजत दे, हमारी पार्टी में पहली बात भी इमरान खान है और आखिरी बात भी इमरान खान, और इमरान खान नाम जो है वो हुक्म का है और कानून का। लेकिन इजाजत दे सर, आपने इन पे इल्जाम लगाया, आपने कहा इनकी बैक पे कौन है, किसकी बैक पे कौन है। शैला साहिबा वही तो हवाला दे रही थी कि जब आप लोगों की हुकूमत थी सर, वो कैसे चलती थी, वो कैसे आई थी, क्या मामला थे। ये ना मैं कह रही हूँ ना शैला साहिबा कह रही हैं, तो इमरान खान साहब रिकॉर्ड पे बता कर गए। तो मेरा ख्याल है कि सर माजी भी अपना कंपेयर कर लेना चाहिए। जब आप हुकूमत में थे उसको भी कंपेयर कर लेना चाहिए। आप लोग हुकूमत कैसे चला रहे थे, जमहूरी तरीके से चला रहे थे। तो फिर ये देखे ना, ये वाली फिंगर, जब एक उंगली इंसान किसी पे उठाता है तो 3-4 अपनी तरफ भी उठती है। ये याद रखना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है किसी भी बहस के अंदर। थोड़ा सा अगर आप दोनों इजाजत दें, मैं आफ्ताब साहब को इस नुक्ते पर शामिल कर लूं। वो ये कहते हैं कि आफ्ताब साहब जो बात कर रहे हैं ना, ये बात पीटीआई के अक्सर लोग कर रहे हैं। शेख आफ्ताब साहब वो कहते हैं कि आप लोग इमरान खान साहब के नाम से घबराते हैं और डरते हैं, आप लोग जमहूरी लोग नहीं है। और बैकग्राउंड इस बात का ये है कि खान साहब का ट्रायल होता है, कोई केस चलता है, खान साहब की मुलाकातों का दिन होता है। जब से वो जेल में गए, खान साहब की एक झलक किसी को नहीं देखने दी जा रही। ट्रायल जो है वो भी जेल के अंदर होता है, वो भी इन कैमरा होता है, किसी को वहां जाने नहीं दिया जाता। और मुलाकातों के दिन पे कोर्ट के ऑर्डर्स को भी जो है वो आप लोग नहीं मानते, किसी को मिलने नहीं देते। तो वो कहते हैं आप डरते हैं इमरान खान साहब से। बात ये है जी कि डर तो सिर्फ अल्लाह की जात पाक का होता है। हमने इमरान खान से क्या डरना है, हम इनकी हकीकत को जानते हैं। मैं अब भी असेंबली में हूँ, तो मैं सियासी डर की बात कर रही हूँ, आपने दूसरा डर समझ लिया, सियासी डर की बात। मैं सियासी डर की बात कर रहा हूँ, हमें अल्लाह के डर है। सियासत में हमें किसी का कोई डर नहीं। देखिए जी, अगर आज ये कहते हैं कि जी वो खानदानी सियासत है, तो आज भी तो इस वक्त इमरान खान से आपकी बहनें ही तो डोमिनेट कर रही हैं सियासत में। जो वो बात कहती हैं वही कुछ होता है पार्टी के अंदर। मुझे बताइए ना कि क्या आज इमरान खान साहब की बहनें जो हैं वो डोमिनेट नहीं कर रही? अगरचे वो एमएनए भी नहीं है, वो एमपी भी नहीं है, वो कोददार भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जो वो कहते हैं वही कुछ होता है। लिहाजा ये एक सिस्टम है जो चल रहा है और चलता रहेगा।
बाकी देखिए मैं आपको बात बताऊं, ये कहते हैं कि जी जेल में ट्रायल होता है, तो मियां नवाज शरीफ का ट्रायल भी तो अटक किले में होता रहा है, वहां अदालत लगती थी। क्योंकि डिक्टेटरशिप को तो ना कंपेयर करें ना डेमोक्रेसी से, ये कंपैरिजन नहीं अच्छे होते। मैं बताता हूँ जी, देखिए मैं बताता हूँ, इनकी गवर्नमेंट में जो हमारे साथ होता रहा, मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता क्योंकि उसमें ऐसा जो कुछ भी होता रहा। कहने का मकसद ये है कि मुझे आप एक बात बताइए कि इनकी गिनती कौन पूरा करके इनको दिया करता था असेंबली के अंदर, कौन पूरा करता था असेंबली के अंदर, इनके बिल कौन पास करवाता था? ये जमहूरियत थी ये। अच्छा चलिए शेख साहब, चलिए मेरे सवाल का जवाब देते, गुजारिश अगर आपसे कर लूं सर कि अभी तो जमहूरियत है ना, आप जो कह रहे हैं सारी तो हवाई बातें हैं जी। मुझे ये बता दें कि मुज़ाकरात की जो बात हो रही है, जमहूरियत के अंदर डायलॉग को, इन चीजों को सपोर्ट और प्रमोट किया जाता है, आपको लगता है कि इस सिचुएशन के अंदर भी आप लोगों को बड़ेपन का मुजाहरा करके एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए और बातचीत शुरू करनी चाहिए इनके साथ? देखिए मैं बताऊं, बात यह है कि इस ज़मन में वज़ीर आज़म ने कई दफा ऊपर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी कहा है कि भाई हम तो तैयार हैं, आए हमारे साथ बैठे। और अभी भी रिसेंटली भी उन्होंने इनको ऑफर दी है, लेकिन बात यह है कि खान साहब का एक ही बात थी कि मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा, मैं इनसे हाथ नहीं मिलाऊंगा। ये बार बार कोई ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने एक दफा नहीं हजारों बार ये बात कही है। उन्होंने कौन सा इल्जाम है जो इन पर नहीं लगाया, लेकिन इसके बावजूद भी जाती तौर पर भी एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से मैं ये समझता हूँ कि डालाए की हल है कि एक मेज पर बैठना होगा, आज नहीं तो साल बाद सही, लेकिन अल्टीमेटली जो भी मसाइल हैं लेकिन वो एकतरफा नहीं होंगे। लेकिन सर प्राइम मिनिस्टर ने आपके जरूर कहा कि मुज़ाकरात के लिए, और हमने अप्रिशिएट भी किया इस बात को, लेकिन सर उसके बाद वुज़रा की एक पूरी ब्रिगेड है जिन्होंने आके वो जो ऑफर थी ना उसका कुछ नहीं छोड़ा। वो कोई कुछ कहता है इस ऑफर के बारे में, कोई कहता है कि मिन्नत तरले कर रहे थे इसलिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, कोई कहता है जी अब तो लाहौर के एपिसोड के बाद बड़ा मुश्किल लगता है, इनसे मुज़ाकरात नहीं हो सकते। तो ऐसा लगता नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की टीम जो है वो सेम पेज पर है? देखिए बात यह है कि सियासी जो जमातें होती हैं और या सियासतदान होते हैं, उनकी एक अपनी जाती राय भी होती है। अगर मैं आज यहाँ पर कोई अगर बात करता हूँ तो वो अपनी मैं जाती राय दे रहा हूँ, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा यहाँ बैठकर, मैं अपनी जाती राय में मैं ये कहता हूँ कि डाला की जो है इसका हल है, होने चाहिए। लेकिन कहने का मकसद ये है कि फिर दूसरी तरफ से रिस्पांस भी तो पॉजिटिव आए ना। दूसरी तरफ आप बैठ कर ये कहें कि जनाब हम जो है वो डायलॉग नहीं करेंगे, हम मुफाहमत नहीं करेंगे, हम मज़ामत की सियासत करेंगे, फिर मज़ामत की सियासत में तो तबाही के अलावा कुछ नहीं मिलता। चले मुझे एक ब्रेक लेनी है सर। ये मुफाहमत की सियासत और मुफाहमत की सियासत, इन दोनों के ऊपर आजकल बड़ी बातचीत है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असल में कौन सा रास्ता लेना चाहती है इस पर भी थोड़ी सी कंफ्यूजन है। इस पर बात करते हैं इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले जो नुक्ता मैंने छोड़ा था, शैला रज़ा साहिबा, कहीं ना कहीं हमें डायलॉग की, मुज़ाकरात की अब आवाज़ जो है वो सुनने को मिल रही है। ऑपोजिशन की तरफ से भी जो अलायंस है ऑपोजिशन का, उनका एक एलामिया आया है। अचकज़ई साहब ने कहा है कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, बल्कि उन्होंने तो कहा है कि हम खान साहब की गारंटी भी उन्होंने कहा मैं लेता हूँ। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से, जो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ऑफर आई, जो मैंने पहले भी बात की कि उनके वुज़रा ने कुछ नहीं छोड़ा उस ऑफर का, जो कुछ उसके बाद कहा गया, तो ऐसा लगता है कि वन स्टेप फॉरवर्ड और टू बैकवर्ड्स हैं जब हम मुज़ाकरात की बात करते हैं। आपको लगता है ये नॉन स्टार्टर है, कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते या हो सकते हैं इस सिचुएशन में भी? देखिए पीटीआई में हर एक अनगाइडेड मिसाइल है। उन्होंने अलीमा साहिबा ने कहा कि जो मुज़ाकरात की बात कर रहा है वो हम में से नहीं। अच्छा, दूसरे ये कि मैं एक तारीख को जरा दुरुस्त कर दूं क्योंकि ये तारीख पे हमला हुआ है। पहली बात तो इनको ये समझनी चाहिए कि जब मुल्क डिवाइड हुआ तो मुल्क में मार्शल लॉ था, किसी पार्टी की गवर्नमेंट नहीं थी, ना भुट्टो साहब वजीर आजम थे ना सदर थे। दूसरी बात इनको मैं ये कहूँ कि जो अजहर अब्बास है ना, जिन्होंने कहा था इधर हम उधर तुम, वो कम से कम उनको मरने से पहले इतना डर हो गया था कि उन्होंने बाकायदा इंटरव्यू दिया जो ऑन एयर हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि भुट्टो साहब ने ये बात नहीं कही थी। और भुट्टो साहब की हर स्पीच रिकॉर्ड में, जहाँ तक कि ये भी कि वो कहते हैं कि मैं कश्मीर के मामले में सोते हुए भी गलती नहीं करता, लोग जागते में बेच देते हैं कश्मीर को। अच्छा, और आधे घंटे खड़े होकर बाहर नाटक करते हैं। दूसरी बात मैं इनको ये कहना चाहती हूँ,
जनाब अली, आपके लीडर खुद कहते हैं, एहतशाम ज़मीर का जिक्र करते हैं कि किस तरह से पार्टी को शुरू किया गया। फिर परवेज़ मुशर्रफ ने अपनी किताब में लिखा वो मर गया, इन्होंने तरदीद नहीं की कि हमारा और इनका झगड़ा ये था कि ये 100 सीटें मांग रहे थे, हम इन्हें 36 देना चाहते थे। तो आप तो हैं ही ऑप्शन। फिर आपको भाषा किसी की याद आ गई, उसकी भाषा बोलते थे। फिर जो है चलती है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मुलाकात तक नहीं होने देते। ज्यादा किसका वैक्यूम रहेगा? बीबी, एक मिनट, बीबी साहिबा जिला वतन थी, जरदारी साहब जेल में थे। नहीं शैला साहिबा, कोई ना कोई चैनल ऑफ कम्युनिकेशन तो था ना। यहाँ तो ये 4-4, 5-5 हफ्ते के लिए बंद कर देते। एक मिनट, वो भी जब दिल चाहता है ट्वीट करते हैं, वो भी जब दिल चाहता है ट्वीट करते हैं, और जिस किस्म के वो ट्वीट कर रहे हैं वो सबने पाकिस्तान ने देखा है। और मैं आपको ये बता दूं कि इनमें से कोई कन्विक्ट नहीं था। बीबी साहिबा कन्विक्ट नहीं थी, लेकिन वो जिला वतनी में थी। जरदारी साहब कन्विक्शन नहीं हुई उन्हें, वो जेल में थे, और इनके दौर में तो उन पे सिंध में मुकदमा नहीं चल सकता था। नहीं, लेकिन इंटरनेशनल लॉज की भी बात करें, मुजरिम के भी हुकूक होते हैं। मैं आपकी बात मान लेती हूँ, कन्विक्टेड है, मुजरिम वाले हुकूक मैं कब कह रही हूँ कि नहीं होते? मैं देखिए, पीपल्स पार्टी मुस्तकिल ये कह रही है कि जेल मैनुअल के हिसाब से उनको फैसिलिटेट करना चाहिए। हम ये कह रहे हैं, हम ये बात ही नहीं कर रहे नहीं करना चाहिए। हम ये मुसलसल कह रहे हैं, आप किसी का भी, मेरे अलावा भी किसी का भी आप इस बात पे जवाब ले लें, वो यही कहते हैं कि इनको जेल मैनुअल के हिसाब से फैसिलिटीज देनी चाहिए। चले मैं आपकी जानिब आती हूँ जरा। आफ्ताब साहब, एक तरफ ऑपोजिशन इत्तेहाद जो है, असद कैसर साहब उसका हिस्सा थे जिस दिन एलामिया आया और उसमें ये कहा गया कि मुज़ाकरात हम करना चाहते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ दोस्त हैं, वो जिस तरह का लबो लहजा इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे ऐसा लगता है कि मुज़ाकरात ना हो जाएं, वो लोग ये एफर्ट करेंगे। मिसाल यूसुफजई साहब की स्टेटमेंट ही ले लें, वो कह रही हैं हम मावराए आइन काम नहीं करेंगे, लेकिन शायद मुस्तकबिल में फैसला कर लें कि जो हमारे साथ किया जाएगा हम उसी जुबान में उसी तरीके से जवाब देंगे। अच्छा, मैं इस तरह के 2-3 इससे ज्यादा खतरनाक स्टेटमेंट्स भी निकाल के दे सकती हूँ जिनके अंदर डायरेक्ट थ्रेट किया गया कि हम आएंगे और फिर आके आपको देख लेंगे। आपको नहीं लगता कि दोनों चीजें साइड बाय साइड नहीं चलती? अगर मुज़ाकरात में संजीदगी है तो थोड़ा टोन डाउन करें इस नैरेटिव को। देखिए, आप एक तो आपका सवाल मुझे पूरा नहीं आया, उसकी वजह यह है कि आपकी आवाज जो है वो बार बार डिस्टॉर्ट हो रही है। बहरहाल इस तरह है, जहां तक मैं समझा। देखिए, मशाल किसी का आपने जो आपने उसका जिक्र किया, मेरे ख्याल में मशाल हमारी जो है सेंट्रल लीडरशिप में नहीं है। और सेनेटर जरूर है, लेकिन वो उनके पास ना कोई ओहदा है ना वो इस तरीके से कोई फैसला कर सकती है। वो उनका एक जाती जो है पॉइंट ऑफ व्यू होगा। इसके अलावा जो है तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईनी पाकिस्तान को खान साहब ने मैंडेट दिया हुआ है, और वो चाहे मुज़ाकरात के हों चाहे प्रोटेस्ट के कॉल के हों, तो वो उनका जो होगा डिसीजन वो हमें मन ऑन कबूल नहीं। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ तो सब बात कर रही है ना डायलॉग की, लेकिन आप लोग ऑन द कॉन्ट्ररी स्ट्रीट मूवमेंट की बात करें। अच्छा, एक तरफ खान साहब ने मैंडेट दिया अजय साहब को, दूसरी तरफ ट्वीट खुद ही करते हैं स्ट्रीट मूवमेंट चलाएं। यहाँ पे ये भी बात की गई कि बहनें जो हैं वो फैसला कर रही हैं, या डायनेस्टिक पॉलिटिक्स से जो है बहनों को जोड़ा गया। बहनें जो है ना पॉलिटिक्स कर रही हैं, ना उनका पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने भाई के लिए जो है वो कोशिश कर रही हैं। उनकी फैमिली है, उनका हक है और पूरा हक है। और जिस तरीके से उनको डील किया जा रहा है, ट्रीट किया जा रहा है, तो पूरी दुनिया मेरे ख्याल में उसको देख रही है। वो बड़ा शर्मनाक है। गुजारिश सुन ले, जो ट्रीटमेंट की बात है ना, हमारे सामने जो है जमहूरियत के चैंपियन बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये इनके लिए बहुत ही बुरा और शर्मनाक बात है मेरे ख्याल में कि अपने आप को, एक तो ये जमहूरी लोग कहते हैं, जमहूरी पावर्स कहते हैं अपने आप को, ये इस मुल्क के ऊपर 50 साल से ज्यादा का अरसा हो गया इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत है, जिन्होंने ये मुल्क जो है इस नहज पे पहुंचाया है। आज PIA आप देख लें, सिर्फ PIA उसका क्या कबाड़ा इन्होंने निकाला हुआ है, और जो पीछे से जिन्होंने अभी इसका जो है नीलामी की, और ये उसके ऊपर जो है शरीके जुर्म थे। तो मेरे ख्याल में ये जो है ब्लैकमेल है सारे लोग। इसके अलावा जी यहाँ पे देखें, बात की गई नवाज शरीफ साहब की, नवाज शरीफ साहब की और बीबी साहिबा की बात की गई। तो देखें, आज के वक्त का कंपैरिजन ये मार्शल के दौर का दे रहे हैं। चाहे नवाज शरीफ साहब का एग्जाइल था या उनको जेल में जो डाला गया लास्ट टाइम, तो देखें
जेल में खान साहब ने नहीं डाला था, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन ने डाला था, जिसमें इनको जो सिसिलियन माफिया भी करार दिया गया था। तो सिसिलियन माफिया से तो ये मजबूत हैं। अच्छा चलिए आफ्ताब साहब, वैसे बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसमें डिबेट हो सकती है, लेकिन मेरे पास वक्त बहुत खत्म हो रहा है। शेख आफ्ताब साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूं, मुझे इजाजत दीजिएगा शेख आफ्ताब साहब। सर ये डायलॉग की जो बात है, ये आपने अभी यहाँ पे भी गुफ्तगू सुनी, वो कह रहे हैं कि हमने सारा मैंडेट पीटीआई कह रही है कि तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को दे दिया है। अचकज़ई साहब के बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं आपकी पार्टी की लीडरशिप के साथ भी, उन्हीं को सामने रख के आपको नहीं लगता कि आप लोगों को इस प्रोसेस का आगाज कर देना चाहिए? देखिए जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है, मैं पर्सनल नहीं आफ्ताब साहब, शेख आफ्ताब साहब से कमेंट ले लूं सर, इजाजत दीजिएगा। जी शेख साहब। अचकज़ई साहब ने कई दफा मुलाकात की है स्पीकर साहब के साथ जी, और उसने बाकी लोग भी शामिल थे, लेकिन वो फिर खुद ही इन्होंने वो जो डायलॉग थे स्पीकर साहब के साथ वो सारे इन्होंने खुद ब खुद खत्म कर दिए और ये वहां से वॉकआउट करके आ गए। देखिए बात यह है कि अचकज़ई साहब को मैं जानता हूँ आज से 30 साल पहले, जब वो भी MNA बन के आए थे और मैं भी अल्लाह की मेहरबानी से MNA बना था। एक अच्छे इंसान है, बड़े ज़ीरक आदमी है, लेकिन बात यह है कि जब उन्हें अख्तियारात दिए गए हैं तो फिर उनको मुकम्मल तौर पर अख्तियारात दिए जाएं ताकि जो वो फैसला कर सकें, जो भी वो करना चाहें। अब देखें यहाँ इस पार्टी में चूंकि नेशनल असेंबली के अंदर बैठा हूँ, साफ ज़ाहिर है कि जो PTI के जितने भी हजरात हैं सबके साथ हमारे भी तल्लुकात हैं, हम उनकी बहुत सी बातें सुनते भी हैं जो हम बात करते नहीं है क्योंकि हमारा ये हक नहीं है, ये उनके अंदरूनी मामलात हैं, वो खुद ही इनको टैकल करेंगे और खुद ही। चलिए मैं शेख साहब आपको माजरत के साथ इंटरप्ट करूंगी, मेरे पास वक्त खत्म हो गया, लेकिन आई हैव टेकन योर पॉइंट। आप ये कह रहे हैं कि अगर किसी को मुज़ाकरात का मैंडेट दिया है तो फिर उसको मुकम्मल इख्तियार भी दें ताकि ये बात जो है वो आगे चल सके। बहुत शुक्रिया आपका शेख आफ्ताब अहमद साहब, आपने वक्त दिया। आफ्ताब आलम खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। शेरा रजा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका आपके वक्त के लिए। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।